हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था जो 10th क्लास में जो साइंस वाला जो टॉपिक है वो हमने शुरू किया था और उसमें हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस किए थे जिसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों की बात की थी और कुछ हमारे पास जो टॉपिक थे जिसमें हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। ओके, आज अपन बात करने वाले हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ओके, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए और इसका जो लास्ट लेक्चर का जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका केमिकल इक्वेशन के बारे में। ओके, सबसे पहले अपन देखते हैं भाई केमिकल इक्वेशन होती क्या है, उसमें क्या आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, वो सबसे पहले देखते हैं। देखो, आपको एक काम करना पड़ेगा, इक्वेशन को पढ़ने से पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर पढ़ाया है ना उसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि उसके बिना ये चीज समझ में नहीं आएगी आपका। तो चलिए देखते हैं क्या होता है केमिकल इक्वेशन होती क्या है। देखो, हमारे पास जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने क्या किया कि जो केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल रिएक्शन के लिए उन्होंने क्या बना दी, केमिकल इक्वेशन बना दी। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उन्होंने ऐसा किया क्यों। अब एक बात सोचो, यहां पर क्या हुआ था कि जब अपन कोई केमिकल रिएक्शन लिखते थे तो उसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होता था और उसको लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा खर्च हो रहा था। तो लेकिन साइंटिस्ट लोगों के पास क्या होता है, समय की कमी होती है, तो भाई उन लोगों ने क्या कर दिया, उस चीज को क्या कर दिया, एक बिल्कुल ही इजीएस्ट और एक शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया, उसको लिखने का तरीका खोज लिया। तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन की अगर एक्चुअली डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताओगे। तो यहाँ पे अपन क्या कहने वाले हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या कर रहे हो, आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसमें जो सब्सटेंस है उनके फॉर्मूले यूज कर रहे हो या फिर उनके क्या कर रहे हो, आप सिंबल यूज कर रहे हो। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे अपन, आपका केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, आपका कोई केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको अगर आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूले से और सिंबल से क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो भाई क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन से मुझे क्या बनानी है, केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो मैंने क्या कर दिया, मैग्नीशियम की जगह क्या कर दिया, मैग्नीशियम का सिंबल रख दिया Mg। ऑक्सीजन गैस है, उसका मैंने फॉर्मूला रख दिया O2। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला रख दिया। देखो यहां पर ये जो चीजें हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, वो मैंने कहां रखी है, आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखी है। और जो नई चीज बनी, जो प्रोडक्ट बना है, उसको मैंने कहां रखा है, आपका राइट साइड की तरफ रखा है। दोनों के बीच में क्या रखा है, एरो का साइन रखा है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ये केमिकल जो रिएक्शन थी उसके लिए मैंने क्या कर दी, केमिकल इक्वेशन लिख दी। सिंपल सी चीज है भाई, आपके पास जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो सब्सटेंस है, आप क्या करो, उन सब्सटेंस के फॉर्मूले या सिंबल लिख कर आप रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो, तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो भाई ये चीज हमारी क्या है, ये जो मैंने इसके सामने लिखी है ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। जो ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है ना उसकी क्या है, ये इक्वेशन है। ओके, ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा, यहां पर ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अच्छा इसको थोड़ा सा यहां से इरेज कर लेते हैं अपन। यहां पे देखिए ये जो मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये जो दोनों ही सब्सटेंस जो आपके मैंने कहां लिखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे हैं। तो इन जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो सब्सटेंस लिखे हैं उनको अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट कह रहे हैं। तो रिएक्टेंट हमेशा कहां लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखे जाते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। और यहां पर ये जो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये हमेशा कहां लिखा जाता है, राइट हैंड साइड की तरफ लिखा जाता है। बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो का साइन है वो आपको यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है भाई, ये आपको प्रेजेंट कर रहा है केमिकल चेंज के बारे में। तो हमने क्या कर दिया, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए इस तरीके से क्या लिख दी, ये इक्वेशन लिख दी।
और इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाले होते हैं वो तो रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ क्या होते हैं भाई, प्रोडक्ट होते हैं। बीच में जो एरो का साइन है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, केमिकल चेंज को प्रेजेंट कर रहा है। ये इतनी सी बातें हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है, ये नोट में क्या दे रखा है कि आपका यही चीज है जो मैंने आपको पीछे बता चुका हूं, द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। मैंने आपको कहा ही था कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको अपन कहाँ लिखते हैं, रिएक्शन जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, और द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अपन कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ रखते हैं। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो चीजें थी भाई वो क्या थी, हमारे पास रिएक्टेंट थी, तो रिएक्टेंट को मैंने कहाँ रखा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखा, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको मैंने कहाँ रखा, राइट हैंड साइड की तरफ रखा। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। ओके, यहाँ पे इसके बाद में क्या होता है कि जो केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जो केमिकल इक्वेशन होती है भाई उसको अपन ने क्या कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बहुत इजी चीज है, इसमें ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है। बस आपको अगर फॉर्मूले वगैरह याद है तो आपको इस चैप्टर में ही दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी है और एग्जाम में फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है। अगर आपको आराम से इसको एक बार ध्यान से देख लेते हो तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए, केमिकल इक्वेशन हमने क्या कहा कि भाई कितने टाइप की होती है, दो टाइप्स की होती है। तो पहला कौन सा है, बैलेंस, और सेकंड कौन सा है, अनबैलेंस। तो दो टाइप की केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। ये क्या कह रहा है भाई, सिंपल सी बात बोल रहा है आपको कि जो केमिकल इक्वेशन है उसमें अगर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो भाई वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारी, आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दे दिया आपको, आप इसको आराम से देख सकते हो। आप चेक करो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं भाई, इस पूरी साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो ये दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, क्लियर है बात। आप यहाँ पे रिएक्शन की तरफ ध्यान देना है। इसमें एक हाइड्रोजन HCl, मतलब इसमें एक ये दिखाई दे रहा है और दूसरा इस साइड में दिखाई दे रहा है। अब आपको इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। चलो अब आओ राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इसका मतलब सर हाइड्रोजन क्या है, दोनों साइड में इक्वल है। उसके बाद चेक करो Cl को, सर Cl इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पूरे में चेक करो कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 ही है। अदर साइड में चलो, यहाँ पे जो NaCl है इसमें भी Cl कितना है, एक ही नजर आ रहा है, बाकी और तो कहीं Cl है ही नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक ही Cl है और दूसरी साइड में भी क्या है, एक ही Cl है, तो ये भी इक्वल हो गया। अब आप इसमें नेक्स्ट देखो Na को, Na यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको Na एक ही नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड की तरफ भी क्या है, एक ही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एक ही है और दूसरी साइड में भी ऑक्सीजन एक ही है, इसका मतलब इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। तो हमने यही तो कहा है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन है उसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ जो वेरियस एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं वो अगर इक्वल है, इट मींस वो वो इक्वेशन कैसी है, आपकी बैलेंस है। चलिए, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या करो, इसका जस्ट उल्टा कर दो भाई ये ऊपर वाली बैलेंस में क्या कह रहे थे, आपका दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो इक्वेशन in which atoms of the various elements on the reactant and the product sides are not equal। मैंने यही तो कहा था आपसे, दोनों साइड में क्या होंगे, वे इक्वल नहीं होंगे। कैसे, आप एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इस साइड में मैग्नीशियम कितने हैं भाई, पूरे के पूरे। अगर लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो आप, लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितने हैं, एक ही है। दूसरी साइड में जाओ, मैग्नीशियम कितने हैं भाई, एक ही है। सर बराबर है, ये तो आप कह रहे हो अनबैलेंस है। अच्छा भाई, ऑक्सीजन को भी तो देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, लेकिन दूसरी साइड में ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, लेकिन आपका राइट हैंड साइड की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये आपकी इक्वेशन कैसी हो गई, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करके रख लेना इसमें, द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो भाई ये चीज दिमाग में रखना, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अगर 1 मार्क्स का, तो आपको ध्यान रखना है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, उसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंसिंग कैसे होती है वो चीज समझिए। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और अपन को देखनी पड़ेगी कि भाई आपने कहा सर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, ठीक थी सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास इतना टाइम तो था नहीं कि सर हम कोई फालतू का काम करने बैठ जाए। तो भाई हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई केमिकल रिएक्शन जो है वो एक लॉ को फॉलो करती है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ आप लोग 9th में पढ़ के आए हो। उसमें कहा यह जाता है कि भाई आपका जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप मास को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहां क्या दिक्कत है? तो यहां पर ये सीन है कि भाई जितना आप रिएक्टेंट ले रहे हो उतने ही आपको क्या मिलने चाहिए, प्रोडक्ट मिलने चाहिए। भाई जितने आपके रिएक्टेंट में एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स है, उतने ही नंबर ऑफ एटम किसमें होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए। क्योंकि ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने पहले ही बता दिया कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, वो आपका बदलता नहीं है। तो जितना आप रिएक्टेंट डालोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है भाई, आपका ये लॉ क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन शुड बी इक्वल। तो भाई ये जो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन है ना, ये क्या बोल रहा है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपका केमिकल इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो याद रखना दिमाग में अब आज के बाद में कि केमिकल रिएक्शन जो भी होती है वो कौन से लॉ को फॉलो करती है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। इसी वजह से हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर आपको कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, आपका इसके बाद में होता है कि सर हम जो मेथड यूज करते हैं ना बैलेंसिंग के लिए, उस मेथड का नाम क्या होता है? तो भाई सिंपल सा मेथड है यहाँ पे, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है अनुमान लगाकर, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, अनुमान लगाना। आपको गैस करना पड़ेगा कि भाई हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं, इसके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, जिससे ये आपको बैलेंसिंग वाला जो टॉपिक होगा वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं जिसमें आपका लॉन्ग मेथड यूज करने वाला हूं मैं, और इस लॉन्ग मेथड को आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में जो अपन एग्जांपल्स लेंगे उसमें आपका क्या होगा, मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि आप इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हो। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, डोंट वरी, आप इसको आराम से समझ सकते हो। चलिए अब मैं ये लॉन्ग मेथड में स्टार्ट करता हूं। तो देखो पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसका एग्जाम्पल देख लो भाई, क्या है, Fe है वो H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, Fe3O4 बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है, H2। तो मैं रिएक्शन को एक बार थोड़ा सा बड़े लिख देता हूं यहाँ पे, Fe है वो H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है भाई, Fe3O4 और प्लस क्या बनता है, H2। ये हमारी रिएक्शन है। अब रिएक्शन में सबसे पहला काम ये करना है कि आपको ये चेक करना है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं और कौन कौन बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले आपको काम करना है, स्टेप फर्स्ट लेना है। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल में क्या करना है, एलिमेंट रखने एक साइड में, ये फर्स्ट हमने एलिमेंट रख दिया यहाँ पे। उसके बाद में क्या करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट रखने हैं और उसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमने क्या करनी है, टेबल क्रिएट कर ली। टेबल क्रिएट करने के बाद क्या करना है, एलिमेंट साइड में क्या देखो कि यहां पर इस रिएक्शन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सर एक Fe नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है सर, Fe को रख दो यहाँ पे। और कौन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ रख दो। फिर कौन नजर आ रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, जो रिएक्टेंट साइड में होगा वो प्रोडक्ट साइड में भी होगा। अच्छा अब चेक करो यहाँ पे कि भाई जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स है वो देखना है। तो आप चेक करो कि Fe के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं। तो Fe के तो रिएक्टेंट साइड में तो भाई एक ही नजर आ रहा है, तो एक लिख दें यहाँ पे, ठीक है, ये एक आ गया। और दूसरी साइड में देखो आप Fe के कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, आपको 3 एटम्स नजर आ रहे हैं, ओके। फिर आप चेक करो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन में देखो रिएक्टेंट की साइड में कितने एटम्स नजर आ रहे हैं, आपको 2, प्रोडक्ट साइड में कितने नजर आ रहे हैं, 2, दोनों साइड में हमने 2 ही रख दिया।
अब ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन आप इस पूरे रिएक्टेंट साइड देखो कि आपको सिर्फ एक ही ऑक्सीजन नजर आ रही है, दूसरी तरफ जाओगे तो आपको कितने नजर आ रहे हैं 4। तो रिएक्टेंट साइड में तो एक ही ऑक्सीजन है और दूसरी साइड में कितने हैं आपका 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, सिंपल सा ये काम किया, हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये चीज चेक करी है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कौन से कितने एटम्स हैं और कौन बैलेंस नहीं है। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए सबसे पहले, ये बैलेंसिंग करने से पहले। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, बैलेंसिंग शुरू करनी है। बैलेंसिंग में क्या करना है, बैलेंस द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब आप दोनों साइड अपनी नजर घुमाओ, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। अब देखो सबसे पहले कि कौन बैलेंस किसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, उसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करो। तो यहां पर जब हमने चेक किया तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स क्या थे भाई, ज्यादा थे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हमने जब सबको देखा तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 4 है, बाकी की कोई भी आपका ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके नंबर ऑफ एटम इतने हैं। तो हमने सबसे पहले बैलेंसिंग किसकी शुरू करी, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन को जो हमने चेक किया तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में देखा तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने थे भाई, 1 थे, और प्रोडक्ट साइड में कितने थे, 4 थे। अच्छा जी, तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा मैं नीचे रिएक्शन वापस लिख देता हूं, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि सर कर क्या रहे हैं। ये हो गया, ये एरो का साइन, ये Fe3O4 और साथ में इधर क्या आ गया, H2 आ गया। अब मैं ये रिएक्टेंट साइड में जो एक ऑक्सीजन है इसको मैं क्या करूं कि दोनों साइड में 4 हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन है ना, उसको एक था, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड में बराबर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि इस रिएक्शन में क्या करूंगा, इस इक्वेशन में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो H2O नजर आ रहा है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो भाई 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 है ना, इस हाइड्रोजन के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, इस ऑक्सीजन के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो उससे पता चला कि सर ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या हो गए, 4 हो गए, उधर भी 4 हो गए। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। तो ये रिएक्शन हमने यहाँ पे नीचे लिख दी। अब बढ़ते हैं आगे, यहां पर देखिए आप लोग, अब मैं थर्ड स्टेप में किसको बैलेंस करने वाला हूं, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करूं, जो मैंने लास्ट स्टेप में इक्वेशन को जितना बैलेंस किया है ना उसको मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे मैंने 4 लिखा था लास्ट इक्वेशन में, और यहां पे बाकी एज इट इज इक्वेशंस को लिख दूंगी। यहां पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा इसको Fe3O4 और प्लस क्या आ गया, H2 आ गया। ठीक है, ये तो हम इतना बैलेंस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कितने नजर आ रहे हैं, 8 नजर आ रहे हैं, और इधर कितने हैं, 2। तो वो वही चीज मैंने यहाँ लिखी, हाइड्रोजन कितने 8 हैं और सॉरी प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 ही है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं प्रोडक्ट साइड में कि आपका दोनों साइड में क्या हो जाए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाए, 8 हो जाए। तो मैं इस प्रोडक्ट साइड में 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस प्रोडक्ट साइड में 8 हाइड्रोजन हो जाएगी, और रिएक्टेंट साइड में तो ऑलरेडी है ही। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, H2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे ये 4 है, वो इस H के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 तो है ही है। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 8 हो जाएंगे। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। इस तरह भी चेक कर सकते हो, ये 4 है वो हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इसको इस बार लेक्चर को एक बार वापस देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब कौन बचा अनबैलेंस, अब बचा है सर Fe। अभी Fe बैलेंस नहीं है, तो Fe को बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं भाई, Fe प्लस 4H2 जितना बैलेंस कर दिया है उसको एज इट इज लिख दो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये 4 प्लस 4H2 ये तो हमने कर चुके हैं बैलेंस इतना। तो अब Fe देखो यहाँ पे इस साइड में कितने हैं आपके, 3 है भाई। प्रोडक्ट साइड में Fe कितने हैं, 3 है, और रिएक्टेंट साइड में Fe कितने नजर आ रहे हैं भाई, 1 ही नजर आ रहे हैं। अब मैं इस रिएक्टेंट साइड में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं कि आपका दोनों साइड में इक्वल हो जाए। तो भाई प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो इस साइड में अगर 3 करना चाहते हैं तो अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो इसको अगर इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई करें तो रिएक्टेंट साइड में जो Fe है उसको आप क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इतना काम कर दिया तो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो आप एक चेक कर सकते हो, इस साइड में आपको Fe कितने नजर आ रहे हैं कि सर 3 नजर आ रहे हैं। इस साइड में Fe कितने नजर आ रहे हैं, देखो 3 नजर आ रहा है। इसके बाद हाइड्रोजन को चेक करो, हाइड्रोजन इस साइड में कितने 8 है, दूसरी साइड में भी हाइड्रोजन कितने 8 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। अब आप चेक करो ऑक्सीजन कितने है भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आपका ये जो 4 है वो इस ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक ही है अंदर, तो ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात और याद रखना, बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हमेशा याद रखना आगे की तरफ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा ना हो जाए आप किसी फॉर्मूले के बीच में नंबर लगा रहे हो तो वो आपका फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। याद रखना हमेशा कोई इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तो आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा स्टार्टिंग में लिखा जाएगा फॉर्मूले के और सिंबल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5 में अपन को क्या करना है कि द इक्वेशन इज बैलेंस बिकॉज एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन द बोथ साइड। अब आपको लास्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये चीज क्या है देखनी है कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है या नहीं है, ये चीज आपको सिंपल से देखनी है। तो मुझे यहाँ पे पता चल गया भाई, हमने पिछले स्टेप में बता ही दिया था कि आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, इक्वेशन को बैलेंस करनी है। अच्छा उसके बाद में क्या हो रहा है, आपका एक नोट डाल रखा है नीचे, उसमें क्या बताया गया है कि आप जब भी कोई केमिकल इक्वेशन को लिखते हो तो इक्वेशन को जब लिखेंगे तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनकी आप क्या कर सकते हो, फिजिकल स्टेट को प्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कि भाई जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर आपको रिएक्शन लिखनी है और उसके नीचे वो सिंबल रिप्रेजेंट कर देना कि भाई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है जो भी। मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। पहली चीज आप ये देखो कि गैसेस स्टेट में होता है तो उसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे सिंबल मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैसेस स्टेट है इसको अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से प्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो लिक्विड स्टेट में है तो उसको अपन किससे शो करते हैं, स्मॉल l से शो करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल s शो करते हैं। और अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, AQ यूज करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है कि आपका जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है C+O2 और यहाँ पे क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। अब ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें क्या हो रही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि जो कार्बन है उसकी मैं स्टेट को बताऊं तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा। कार्बन तो सॉलिड फॉर्म में होता है, कोयला जलाया होगा ना तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ये ऑक्सीजन है वो गैस फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, कोई केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या कर सकते हो, फिजिकल स्टेट को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो अगर आपने वाटर के अंदर प्रिपेयर किया है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। बात क्लियर है यहां तक? ओके, ये जो एग्जाम्पल था जो लॉन्ग मेथड से मैंने आपको समझा दिया, एक ही आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा ऐसा, उसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है। तो आज के लिए जो इतना ये टॉपिक था मैंने आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करवा देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखो मैं एक एग्जाम्पल आपको और समझा देता हूं जिससे आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा कि इक्वेशन कैसे बैलेंस हो रहा है, डायरेक्ट भी बता देता हूं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना इक्वेशन मैंने यहाँ पे क्या लिखी है उसके बारे में। देखो यहाँ पे FeSO4 एरो का साइन, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये हमारे पास रिएक्शन लिखी हुई है। इसको हमें क्या करना है भाई, बैलेंस करना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक और लेने वाला हूं, मैं उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपका यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसके बाद में आपका जो भी चीजें होगी वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप चेक करो कि रिएक्टेंट साइड में Fe आपको कितने नजर आ रहे हैं, सर 1 नजर आ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में आपको Fe कितने नजर आ रहे हैं,
2 नजर आ रहा है। सही बात है, 2 आ रहा है। तो सर बैलेंस करने के लिए क्या करूं? तो सर बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कर दिया हमने। अब आप चेक करो यहाँ पर सल्फर कितने हो गए इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में। सर ये 2 है ना, वो तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बात सही है भाई। सल्फर यहाँ पे कितने हो गए, रिएक्टेंट साइड में 2 हो गए। अच्छा, प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितने नजर आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो सर इस साइड में भी कितने हैं आपके पास, 2 सल्फर नजर आ रहे हैं। अब ऑक्सीजन के साथ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन इस साइड में कितने हैं, ये 2 तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई। तो जब सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 8 हो गए। इस साइड में चेक करो, इस साइड में 3, इधर कितने हो गए, 2 हो गए, कितने टोटल 5। उसके बाद में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ गए, 3। तो 5 + 3 कितने हो गए, 8। तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 देखा कि सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे क्या हो चुके हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो गए, इक्वल हो चुके हैं। तो ये रिएक्शन क्या हो चुकी है भाई, आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो ये चीज आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। इस तरह के मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज का जो लेक्चर था मैंने आपको बेसिकली बता दिया केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस और अनबैलेंस क्या इक्वेशंस क्या होती है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस लेक्चर के बारे में बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।